अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट विद इसरार वड़ैच में आज फिर हम दुनिया कंसल्टेंसी के ऑफिस में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं अवैस भाई। चूँकि हमने गुफ्तगू फिनलैंड के हवाले से करनी है कि स्टडी के लिए फिनलैंड कैसे जाया जा सकता है और उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अवैस भाई जो हैं ये फिनलैंड को जो डील करती है टीम, उसके ये हेड हैं, उसको लीड करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और आपको फिनलैंड के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अवैस भाई ये बताएं कि मैं जाना चाहता हूँ स्टडी के लिए फिनलैंड। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, कैसे जाऊं मैं? अच्छा, अगर आपने फिनलैंड अप्लाई करना है तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं और जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन है, उनके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपकी एक तो क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपने डिग्री कब कंप्लीट की है, आपका एजुकेशन प्रोफाइल क्या थी, परसेंटेज सीजीपीए कितना था। क्योंकि अगर हम फिनलैंड को कंपेयर करें अदर कंट्रीज से तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है इस टाइम वो वर्ल्ड में नंबर 1 है और काफी टाइम से वो नंबर 1 है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। अच्छा अच्छा। एक चीज ये, दूसरा ये कि वहाँ पे 90 to 95% जो यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। अच्छा अच्छा। तो एडमिशन एक मेन चीज है जाने के लिए। यहाँ पे एडमिशन मेरिट बेस होते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी परसेंटेज लिखी जाती है, फिर जिस डिग्री में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी प्रीवियस डिग्री से कितना रिलेट करती है, अच्छा। फिर आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस कितना है। और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज टेस्ट आपसे रिक्वायर करती है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। जी जी। इसमें जो 3 मेजर टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं उसमें आइल्स, पीटी है और टोफल है, उनका स्कोर आपका चेक किया जाता है। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को आप मीट करते हैं, देन आपका अप्लाई होता है। अप्लाई करने के बाद जब फिर आपको एडमिशन वगैरह ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद फिर हम जो है स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, नहीं आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद ही अप्लाई करना चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद? दोनों ऑप्शन ठीक हैं, दोनों के बेसिस पे अप्लाई किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद हैं या इंटरमीडिएट की बेस पे? देखिए, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो स्टूडेंट ने वहाँ पे जाके खुद क्रिएट करनी होती है। ठीक है। एक जो बैचलर्स करने के बाद भी यहाँ स्टूडेंट जाता है, ऑब्वियसली उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ यहाँ से लर्न कर चुका होता है, वो प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुका होता है। जबकि जो इंटरमीडिएट लेवल का एक स्टूडेंट है, उसकी अभी तक वो ग्रोथ नहीं हुई भी होती, तो वो चीज़ें वहाँ पे जाके काफ़ी हद तक लर्न करता है, उसको ये चीज़ें लर्न करने के लिए टाइम मिल जाता है। फिर दूसरी अच्छा चीज़ ये है कि अगर हम फिनलैंड की बात करें, ये एक ऐसा कंट्री है जो आपको आफ्टर 4 to 5 ईयर्स के बाद आपको पीआर ऑफर कर देता है। तो अच्छा। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद जा रहे हैं और पीआर किसी भी अगर यूरोप की अगर हम बात करें, किसी भी कंट्री की पीआर के लिए उनकी लैंग्वेज जो है आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो अगर एक इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट जा रहा है, जो फिनलैंड में बैचलर्स की डिग्री की ड्यूरेशन है वो 3 से 4 साल की है, तो उसको वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लर्न करने के लिए काफ़ी टाइम उसको मिल जाता है। बाकी इंटरमीडिएट के बाद जाए या बैचलर्स के बाद जाए तो कोई इशू नहीं है दोनों। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे जिस तरह से आपने बताया कि 90+% जो है यूनिवर्सिटीज जी जी। वो प्राइवेट हैं। पब्लिक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, नहीं पब्लिक से आप क्या मुराद देते हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्राइवेट नहीं है यूनिवर्सिटी जैसे। अच्छा, प्राइवेट नहीं है वहाँ पे? प्राइवेट वहाँ पे नहीं है, बहुत कम है। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ना होने के बराबर है। जी यस। तो स्कॉलरशिप मिलता है, उसके कितने इम्कानात हैं? फिनलैंड जो है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करता है। अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो पार्शियल स्कॉलरशिप आपको देती हैं, मीन्स के वो आपको अगर एडमिशन मिल जाए तो आपको 4 to 6 thousand यूरो तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो 50% से लेके आपको 100% तक की स्कॉलरशिप देती हैं। वो इंटायरली डिपेंड करता है आपके एजुकेशनल प्रोफाइल के ऊपर। इसमें फिर वही चीज़ आ जाती है, जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है वही स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज के एक यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिशन क्राइटेरिया कि आपका एटलीस्ट 3 सीजीपी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो 3 सीजीपी वाले 10 स्टूडेंट्स होंगे, 20 स्टूडेंट्स होंगे, प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसका सीजीपी हाईएस्ट होगा, 3.7 3.8 के जितना भी है। फिर सिर्फ सीजीपी मैटर नहीं करता, आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री की है, जिस यूनिवर्सिटी से की है, लेट्स सपोज मैंने पाकिस्तान में यूटी लाहौर से की है या सरगोदा यूनिवर्सिटी से की है,
तो मेरी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो भी मैटर करती है। इसके बाद रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस कितना है, जिस डिग्री प्रोग्राम में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कितने रिलेट करती है, जो मैंने प्रीवियस डिग्री के अंदर जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो कितना रिलेट करते हैं। और इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 की है मोस्टली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए। लेकिन अगर मैं 7.5 या 8 बैंड के साथ जाता हूँ तो उस स्टूडेंट को प्रेफरेंस वहाँ पे दी जाती है स्कॉलरशिप के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेल की है। आपने भिजवाए हैं ऐसे जी ऐसे हैं। स्टूडेंट्स? जी अच्छा, नहीं मतलब मैं अगर रॉ हैंडेड आदमी हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और तो मुझे क्या मतलब स्कॉलरशिप में लेना चाहता हूँ और मेरा सीजीपीए भी अच्छा है, ठीक है। तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए सीजीपीए कि मैं स्कॉलरशिप उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ? इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट है ना वही स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। लेकिन जो स्कॉलरशिप के लिए सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। क्लास में एक या सेशन में एक या दो स्टूडेंट्स को वो ऑफर होती हैं। और आप देखें, लेट्स सपोज कि आपका सीजीपीए कम है, आपका 3 है, एक स्टूडेंट का 3.5 है, लेकिन वो जो 3.5 या 3.6 वाला स्टूडेंट है उसका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि आपका इंडस्ट्री का 3-4 साल या 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद आपका जो लैंग्वेज टेस्ट स्कोर है उसमें आपके अच्छे बैंड्स हैं। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है मोटिवेशन लेटर का। आपका मोटिवेशन लेटर जो है ये भी आपकी प्रोफाइल को काफी इम्पैक्ट करता है, एडमिशन के लिए भी और स्कॉलरशिप के लिए। मोटिवेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर, इससे क्या मुराद लेते हैं आप? मोटिवेशन लेटर एक आपने अपनी मोटिवेशन शो करनी होती है कि आप यही प्रोग्राम क्यों चूज कर रहे हैं या आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है। अच्छा। आप उसको अपनी प्रीवियस एजुकेशन से कैसे रिलेट करते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, किन गोल्स की बिना पे आपने ये यूनिवर्सिटी चूज की है और कैसे आपने उन गोल्स को अचीव करना है। अच्छा, इस ये लेटर आप खुद लिखते हो, खुद बना बना के प्रेजेंट करते हो? मतलब जो भी स्टूडेंट होगा वो खुद अपने बारे में लिखेगा ना? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ये मोटिवेशन लेटर खुद बनाना होता है? देखिए, मोटिवेशन लेटर जो है ना ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो जितना बेहतर मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, मेरे अलावा कोई और शायद उस तरह से नहीं लिख सकता। लेकिन ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा स्किल्स कभी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले की नहीं होती। तो हम उनको इस हवाले से हेल्प आउट करते हैं, उन्हें डायरेक्शंस देते हैं कि आपने किन किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है मोटिवेशन लेटर लिखते हुए। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप लिखते हैं तो चांस होता है आपको वो मिल जाए। बल्कि यूं कह लें कि भी आप ये जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो तो उसमें वो मोटिवेशन लेटर आप बना देते हो या गाइड करते हो, जी है ना? अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे जाहिर है हम हमारे लोग मोस्टली जो बच्चे वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जाते हैं जी तो डेफिनेटली उनकी जो अक्सरियत है ना वो मिडिल क्लास से ही बिलोंग कर रही होती है। एग्जैक्टली। तो हमारी ज़रूरत होती है कि हमें वहाँ पे जॉब भी मिले। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है वहाँ पे देखें अगर आप स्टडी के साथ साथ? जी एक तो ये है कि वहाँ पे आपको 30 आवर्स पर वीक अलाउ होते हैं। अदर कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूके है या कुछ और यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो नॉर्मली 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ करते हैं। ये 30 आवर्स ये देते 30 आवर्स करते हैं, तो 10 आवर्स यहाँ पे आपको पर वीक एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। हैं? अच्छा। दूसरा ये कि आईटी का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें फिनलैंड जो है वो काफ़ी एडवांस कंट्री है। उन अच्छा। उनकी जैसे नोकिया मोबाइल के बारे में आपने सुना होगा, ये उनकी यूनिवर्सिटी है, ताम्परे यूनिवर्सिटी, उसका इनिशिएटिव था। फिर एक एंग्री बर्ड गेम आती है, ये भी फिनलैंड की बनाई गई है। अच्छा। और टेक्निकली वो काफ़ी एडवांस कंट्री है। हम्म। और दूसरी चीज़ ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन की जो रैंकिंग है वो टॉप पे वो इसी वजह से आता है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो क्या गेन कर रहे हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्री में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम किसी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद या तो वो डिग्री को परसू अपनी फील्ड को परसू नहीं कर रहे, या फिर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, या फिर 1000 में से आप कह लें कि 200 या 300 जो है वो फील्ड में जा रहे हैं। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं वो कभी भी टॉप रैंकिंग में नहीं आती। तो अगर आप उनकी यूनिवर्सिटीज देखें तो 90-95% तक की उनकी जॉब रेशोज होती हैं। जैसे अगर आप वहाँ से डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं। अच्छा, आपकी बात से मुझे ये भी लग रहा है कि फिर ये तो स्कॉलरशिप काफी हद तक उस पर डिपेंड करता है लक पे भी, कि भाई सपोज के कुछ जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उनकी ज्यादा तादाद जो है ना वो कम सीजीपीए वालों की है, तो उसमें अगर एक बच्चे का जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई नहीं भी है, थोड़ा भी है, तो उसको मिल जाएगा स्कॉलरशिप।
लेकिन वो फिर एक फैक्टर को वो देखते नहीं है, मतलब ऐसा भी हुआ है कि 3.9 सीजीपीए स्टूडेंट्स का था, लेकिन उसके बाद इवन वो उनको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं ऑफर, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका सीजीपीए लो था, लेकिन उन्होंने अपनी मोटिवेशन लेटर की बेस पे और जो उनकी एकेडमिक्स के अलावा जो एक्सपीरियंस की प्रोफाइल थी, अच्छा उस बेसिस अच्छा पे उन्होंने वो स्कॉलरशिप को सिक्योर किया। अच्छा। इसका इस बात का मतलब यह है फिर कि वो आपके डॉक्यूमेंट से ज्यादा आपका वो देखते हैं एप्टीट्यूड, ऐसे ही है, है ना, ऐसे ही है, कि वो अगर रेलेवेंट सब्जेक्ट में वो आपका है ऐसे ही फिर है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है वहाँ पे एडमिशन लेने में और स्कॉलरशिप लेने में? देखिए, हर प्रोग्राम का जो मेरिट है ना वो डिफरेंट होता है, हर यूनिवर्सिटी का मेरिट डिफरेंट होता है। हम्म, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो भी उनकी हैं। हम्म, लेकिन फिनलैंड, जैसे मैंने बताया कि आईटी के हवाले से काफ़ी एडवांस कंट्री है, तो जो वहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं वो आईटी से रिलेटेड हैं, या फिर इंजीनियरिंग से रेलिवेंट वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं। हम्म, तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो परसू भी इन्हीं फील्ड्स को करते हैं, ठीक हो या गया। फिर आप बिजनेस के सब्जेक्ट से देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ इन इन फील्ड में जो है वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आईटी की, आईटी की आईटी और है, बिजनेस, आईटी बिजनेस और इंजीनियरिंग जो है। इंजीनियरिंग। इसके अलावा मेडिकल के भी कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आपने फार्मेसी वगैरह की भी है, या अच्छा, पब्लिक हेल्थ के फील्ड में आगे परसू करना चाह रहे हैं, या नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी के कोर्सेज हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। नर्सिंग और फिजियोथेरापी भी अवेलेबल है। जी, वहाँ पे अवेलेबल ठीक हो गया, है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। ठीक हो गया। अच्छा वैसे भाई ये भी बताएं कि अब अ, इस पे मेरा जो है ना वो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा? जो ओवरऑल आपका एक्सपेंस जो है वो, दो दो पोर्शन इसको कर लें, मतलब मैंने किया, इंटरमीडिएट किया, ठीक है, मुझे वहां पे एडमिशन मिल गया, ठीक है। मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो ओवरऑल आपका एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है आपकी ट्यूशन फी कितनी है, ठीक है। अगर हम बैचलर्स की बात करें, ऑन एवरेज जो वहाँ पे ट्यूशन फीसेज हैं वो 8 to 10,000 या 11,000 यूरो तक होती हैं पर ईयर, बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए 10,000 यूरो तक? होती हैं। लेकिन ये मोस्टली पाकिस्तानी कितने बन गए? वो अराउंड 31-32 लाख तक बनते हैं। ठीक हो, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो 20%, कुछ 40% और कुछ अप टू 50% तक भी करती हैं। तो अच्छा आफ्टर स्कॉलरशिप जो आपकी फी की रेंज आती है वो ऑन एवरेज 6 to 8,000 यूरो की रेंज में होती है। अच्छा कोई एक आधी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपकी 9,000 आ जाएगी, अदरवाइज 6 से 8,000 यूरो की रेंज में आपकी फी आती है। अच्छा। मेन एक्सपेंस जो है आपका वो यही है। इसके अलावा जो बाकी एक्सपेंस है वो इनका ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है, हम्म, जिसमें एक तो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट फीस होती है, वो अराउंड आपकी 6 से 7 हज़ार पी के आर में आपको ले लेते हैं। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको 20,000 से लेके 60,000 तक में मिल जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो बड़ा एक्सपेंस है वो इनकी वीज़ा फ़ी है, अराउंड 450 यूरो वीज़ा फ़ी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मेन एक्सपेंस यही है। ठीक हो गया। मतलब कहने का आपका ये है कि 34 लाख तक या 35 तक ये मैनेज हो जाता है ये सारा? मैक्सिमम इतना है, अदरवाइज 28 to 30 लैक्स की रेंज में आप कवर इसमें अप आ कर जाता है। लेते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया और उस बेस पे उसको एडमिशन वहां पे मिला है तो एक्सपेंडिचर में कोई फर्क पड़ेगा? देखें, मास्टर्स में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिनकी फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी है, मीन्स के 15,000 तक चली जाती है। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे वो यही है, उनकी रेंज सेम ही है, 6 to 8,000 यूरो तक ही आती है। इवन मास्टर्स जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं वहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप इतनी नहीं होती, हम्म, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को वहाँ पे नहीं मिलती, मीन्स के वो जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है अर्ली बर्ड डिस्काउंट उसे वो कहते हैं, वही आपको मिलता है। लेकिन मास्टर्स के लिए आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें मास्टर्स में आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बैचलर से भी कम आ सकता है। अच्छा, मीन्स के कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको अप टू 50%, मोर देन 50% तक की स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, और आपकी जो एनुअल फी है वो हो सकता है 5,000 यूरो की बन सकती है। हम्म, लेकिन जो एवरेज लिमिट है वो 7 to 8,000 यूरो ही है। अच्छा। अच्छा, तो जो स्टूडेंट एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं उनको ज्यादा वहां पे नहीं वो मिलती प्रिविलेज या कंसेशन डिस्काउंट जो भी नाम उसको दे रहे देखिए, पीएचडी के लिए भी अकोमोडेट वो लोग करते हैं, लेकिन पीएचडी में ये होता है कि स्टूडेंट ने डायरेक्ट प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करना होता हैं? है। उसने अपना रिसर्च प्रपोजल, पहले तो उसने ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो
मेरे रिलेटिव फील्ड में रिसर्च ऑफर कर रही है, फिर उसके प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है, फिर उसे अपना रिसर्च प्रपोजल देना है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर तो चांस है उसका। लेकिन इसमें ये चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है यूनिवर्सिटी के साथ या प्रोफेसर के साथ। नहीं, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। देखिए स्कॉलरशिप पीएचडी जो वहाँ पे है वो फुली वहाँ पे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होती है। तो ये है कि उनको लिविंग एक्सपेंस मिल जाता है, हम्म, फिर वो विद फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, और इसकी जो पीएचडी की ड्यूरेशन है वो अप टू 4 to 5 ईयर्स तक होती है। हम्म, तो इसी ड्यूरेशन में आप जो है वो पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा, ये बताएं आप, क्योंकि फिनलैंड के एक्सपर्ट हैं, तो मैं स्टडी के लिए जाना चाहता हूँ, अब्रॉड जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे फिनलैंड ही सजेस्ट करेंगे कि फिनलैंड ही जाऊँ मैं? देखें जब भी हम कोई कंट्री चूज करते हैं तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं उसके। एक चीज़ मेन चीज़ आ जाती है वो है वीज़ा रेशो। ठीक है, फिनलैंड में जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो सिर्फ एडमिशन ही है। मुश्किल चीज़ नहीं है, मीन्स कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो फिर इतना इशू नहीं होता, आप इजीली एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एडमिट कर लेती है तो मोर देन 95% या काफ़ी हद तक चांस यही होता है कि एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट कर वीज़ा देती मिल है, जाता वीज़ा है। मिल जाता है। अच्छा, तो ये इस वक्त हमारे चूंकि स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे, तो फिनलैंड की रेशियो कितनी है, ज़्यादा है? काफ़ी अच्छी रेशियो है। मतलब अगर आपके पास 100 लोग आते हैं, 100 में से कितने जा रहे हैं फिनलैंड? अगर दुनिया कंसल्टेंट्स की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो रहा हो। जिन्होंने भी स्टडी वीज़ा अप्लाई किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनलैंड पहुंचे भी हैं। अब तक कितने लोगों को भिजवा चुके हैं? 50 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। कितने अरसे में? ये हमने स्टार्ट किया था 24 का जो सितंबर इनटेक था, हाँ, उसके लिए हमने एप्लीकेशन प्रोसेस की थी। अभी ये सेकंड इनटेक बन रहा है। अभी तो फिर 1 साल ही हुआ, समझ लें। हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 साल तकरीबन हो गया। डेढ़ साल के दौरान 50 स्टूडेंट्स आपने ऑलमोस्ट 50 के अराउंड भिजवा दिए, और वो उनसे रब्ता रहता है, खुश है वहाँ पे? जी, काफ़ी हद तक। जॉब वॉब कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है? स्टार्ट में देखिए किसी भी जगह पे जब जब आप मूव होते हैं तो वहाँ पे कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे कि वेदर कंडीशन वहाँ पे डिफरेंट होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है। इवन अगर आप पाकिस्तान के भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आप शिफ्ट होते हैं तो आपको वहाँ पे भी सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम्म, 2 महीने 3 महीने। और फिर उसके बाद ये आपकी अपनी एफर्ट्स होती हैं जो आपको स्टैंड आउट करती हैं बाकियों में। हम्म। तो जो लोग यहाँ पे पॉजिटिव वो लेके जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं, वो वहाँ पे इजीली मैनेज कर लेते हैं जगह चीज़ें। बना लेते हैं आप। तो वहाँ की गवर्नमेंट फिनलैंड की सपोर्टिव है? काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। कोई तासब या कोई इस तरह का इशू तो नहीं है, जैसे बाज़ मुल्कों में ना, यूरोपियन, मतलब जर्मनी में मुझे लगता है कि जर्मन जर्मन जो है ना, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं बड़ा, तो उस तरह का इशू तो नहीं है यहाँ? फिनलैंड जो है वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नेशन है और हैप्पीएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। हम्म, तो वो इस तरह की चीज़ों पे वो कम ही उनका रुझान होता है, ज्यादा नहीं है नहीं उनका। ज़्यादा नहीं। और काफ़ी पुरसकून इन्वायरमेंट है वहाँ पे ना, पीसफुल इन्वायरमेंट है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी ठीक है, सारा कुछ ही आपने ठीक बताया, तो इसका मतलब है कि ये फिनलैंड जाना चाहिए हमें? देखें वही जैसे मैंने पहले खोल खोल के बताएं बात हमें, जैसे हमें जाना चाहिए वहां पे या नहीं? जैसे मैंने पहले भी बात की कि हर एक इंसान की ना अपनी प्रेफरेंस होती है कि आप किस लिए मूव करना चाह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये प्रेफरेंस होती है कि उन्होंने विद फैमिली मूव करना है। हम्म, तो फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो आप को अलाउ करता है कि स्टूडेंट अपने साथ डिपेंडेंट्स को भी ले जा सकता है। बुला लें। इवन बुला एक जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आपने पहले वहां पे जाना है, वहां पे जाके आपने इनवाइट करना है। हम्म, फिनलैंड में इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। हम्म, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको आपको एडमिशन मिला है, आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ आप अपने डिपेंडेंट्स की भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और पूरी फैमिली जो एक साथ ट्रैवल वहाँ पे कर सकती है अच्छा, फिनलैंड। अच्छा। और इवन अगर आप इंटरमीडिएट की बेसिस पे आप जा रहे हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट किया है, हाँ, वो अपने इंटरमीडिएट की बिहाफ पे भी अपनी फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। तो अच्छा, दुनिया के चंद एक कंट्रीज हैं, फिनलैंड है या स्वीडन है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं जो ये चांस आपको ऑफर करते अच्छा। नहीं है, हम पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी जबरदस्त बात है कि भाई हैं। ऐसे ही है, वो फैमिली को भी साथ अलाउ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब यह है कि फिनलैंड जाना चाहिए। अच्छा ऑप्शन है एक।
अगर अगर मतलब आप के सामने ये ऑप्शन आए कि मैंने जाना है बाहर, स्टडी के लिए जाना है, तो आप कौन सा मुल्क चूज करेंगे? आप इस चीज को छोड़ देंगे, आपने पिछली सारी गुफ्तगू फिनलैंड की है, आपने अपने दिल की बात बतानी है कि आप कौन से मुल्क में जाएंगे। देखिए, लोगों की हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की ये होती है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाए, ठीक है। अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में देखें तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है, अमेरिका आता है। लेकिन जो करंट सिनेरियोज हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं कुछ, या उन्होंने वीज़ा जिस तरह से आ रही है, इन कंट्रीज में मूव करना कुछ इतना आसान काम नहीं है। फिर यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अगर हम जर्मनी को देखें, हम इटली को देखें, लोगों की वो भी काफ़ी प्रेफरेंस होती है। लेकिन वहाँ पे जो हमें इशू फेस करना पड़ता है, जैसे अगर हम जर्मनी की बात करें, वहाँ पे आपको एम्बेसी के अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो अगर मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपना टाइम या मैं मनी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 1-2 साल तक एक चीज़ के पीछे, तो 2 साल के बाद मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं मिलती कि मैं वहाँ जा भी सकता हूँ या नहीं, तो ऑब्वियसली मैंने कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ऐसा देखना है जहाँ पे मुझे कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी चांसेस ज़्यादा हों मेरे मूव करने के। अब फिनलैंड में अपॉइंटमेंट्स का इशू नहीं आता, जो आराम से मिल जाती है, आपको इजीली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको यूएई जाना पड़ता है। अच्छा, वीएफएस सेंटर अबू धाबी में, वहाँ पे आप वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो आपको लाजमी, वो आपको आसानी से मिल जाती है। अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया। तो इस वक्त अप्रैल खत्म होने वाला है, जी हाँ। तो अब फिनलैंड में एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कब होंगे? फिनलैंड का जो मेन एप्लीकेशन पीरियड होता है वो सितंबर इनटेक होता है। सितंबर सितंबर इनटेक वन टाइम? नहीं, इसके अलावा इनके जनवरी इनटेक भी है। अच्छा, लेकिन जो मेजर इनटेक है वो सितंबर इनटेक है। सितंबर में। अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें तो इसके एडमिशन ऑलमोस्ट अक्टूबर में ओपन हो जाते हैं। अक्टूबर से लेके ये जनवरी तक एडमिशन ओपन रहते हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो 22 जनवरी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। अच्छा, लेकिन ये थे रेगुलर एडमिशन। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो रोलिंग एडमिशन भी ओपन करती हैं, लेट एप्लीकेशन भी ओपन करती हैं। हाँ, तो मार्च या अप्रैल तक आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो ओपन होती है। फिर अप्रैल में आके ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती हैं। इसके बाद फिर इनका जो जनवरी इनटेक है वो जुलाई अगस्त में ओपन होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है मामला। मतलब इस वक्त अप्रैल खत्म हो रहा है, जी हाँ। ठीक है, आप बता रहे हैं कि सितंबर इनटेक जो है ना होगा फिनलैंड का। जी। मतलब सितंबर में स्टार्ट होंगे एडमिशन वहाँ पे? सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जो आपने अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसीड करनी है, मीन से आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो आपने अक्टूबर से लेके जनवरी के दौरान करनी है। ये इनका मेन एप्लीकेशन पीरियड है। अच्छा, इस ड्यूरेशन में आपकी एप्लीकेशन होंगी। फिर जो अक्टूबर से जनवरी तक? अक्टूबर से जनवरी तक जो ठीक मेन है। है। इसके अलावा आपको फेब मार्च में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली ऑप्शन होते हैं वो आपको जनवरी तक ही आपको मिलते हैं। यानी इस वक्त अब अगर कोई बंदा प्रोग्राम बनाता है फिनलैंड जाने जी। का, तो वो वेट करेगा जुलाई तक का वेट। अक्टूबर के आने का? नहीं, एक माइनर इनटेक भी है इनका। जनवरी इनटेक है, वो एक अच्छा, माइनर इनटेक है। उसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटी ओपन होती है और लिमिटेड कोर्स वो ऑफर करती है। उसमें भी ट्राई किया जा सकता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी इनटेक में भी गए हैं। अच्छा, जी। तो जनवरी में जा सकते हैं। तो जनवरी वाले जो हैं, जिसने जनवरी इनटेक में जाना है, वो तो वो अभी प्रोसेस शुरू कर देगा? हाँ जी, जो एडमिशन ओपन होंगे वो जुलाई तक में ओपन हो जाते हैं नॉर्मली ना। जुलाई में ओपन हो तो जाते हैं? जून तक वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए इसमें। नहीं, जुलाई में ओपन हो जाता है? जी, जुलाई में ओपन हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए मतलब जुलाई में प्रोसेस शुरू हो जाता है? जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर, ठीक हो गया। यानी ये जो है ना, अगर कोई बच्चा फिनलैंड जाना चाहता है तो उसको मई और जून 2 माह भी वेट करना पड़ेगा, या अभी वो आपसे रब्ता कर ले और कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू कर दे? कॉन्टैक्ट लाजमी करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कौन से प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से करने हैं, लैंग्वेज की प्रिपरेशन आइट्स में वगैरह चीज़ का? है। हाँ, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं इस चीज़ में भी। तो ठीक हो गया। अगर वो एंड टाइम पे वो कॉन्टैक्ट करेगा तो मुश्किल होगा थोड़ा बहुत उसके लिए भी, लैंग्वेज को प्रिपेयर करना या बाकी चीज़ों को मीट करना। आइट्स भी करवाते हैं गालबन जी, आप? आइट्स भी करवाते हैं, आइट्स भी, बीटी भी करवाते हैं। कितना कितना टाइम ले जाते हैं आइट्स में? ये चीज़ डिपेंड करती है स्टूडेंट की अपनी एफर्ट्स के ऊपर। हम्म, ऑन एवरेज जो है वो 1.5 से 2 महीने में स्टूडेंट्स कर लेते हैं। हम्म, लेकिन अगर एक स्टूडेंट की ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है तो उसको थोड़ा सा पॉलिश करना होता है, वो उससे
कम ड्यूरेशन में भी कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई बात ऐसी रह तो नहीं गई जो मैंने ना पूछी हो और जो ज़रूरी हो? मेन चीज़ें तो यही हैं, इसके अलावा एक बैंक स्टेटमेंट का बैंक फैक्टर आ स्टेटमेंट। जाता है। हाँ। अब फिनलैंड जो है इस मामले में भी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है। अच्छा। जैसे कुछ कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम इटली या फ्रांस को देखें, वहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि आपका जो स्पॉन्सर है वो कोई ब्लड रिलेटिव हो सकता है, हम्म मीन्स कि आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। हम्म। अगर हम बेल्जियम या जर्मनी को देखें, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने 11,000 यूरो या 12,000 यूरो आपने एक साल के लिए वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में रखाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो ब्लॉक अकाउंट भी मैनेज करें, साथ वो ट्यूशन फी भी मैनेज करें, तो वो उनका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अराउंड 60-70 लैक्स तक भी जा सकता है। हम्म। फिनलैंड में ये है कि एक तो ब्लॉक जो बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है वो अराउंड है 9600 यूरोस की रिक्वायरमेंट होती है। हम्म। और इसमें आपको जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी पर्सन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, अच्छा। मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में से हो या कोई आपका रिश्तेदार हो या ब्लड रिलेटिव हो, इस तरह कोई की भी कोई हो। रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दोस्त भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। वो मतलब ये फिर बैंक स्टेटमेंट वाला जो इशू है वो फिर स्पॉन्सर से ही रिलेट करता है या जाने वाले को भी बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी? जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो हमेशा स्टूडेंट के अकाउंट में होना ज़रूरी है, हम्म और स्पॉन्सर से स्टूडेंट के अकाउंट में आना ज़रूरी है। और जो हम अमाउंट शो करवाते हैं उसका हमने सोर्स ऑफ इनकम भी देना है, कि जो हमारा स्पॉन्सर है उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम्म। वो डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, जैसे कोई सैलरीड पर्सन हो सकता है, कोई पेंशन होल्डर हो सकता है, या कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है जिनका बिजनेस हो। नहीं अवैस भाई ये तो मुश्किल हो गया ना काम। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि फिनलैंड में कोई ना कोई वाकिफ ताल्लुक वाला आपका होना चाहिए। और चूंकि हमारे तो नहीं है वहां पे, मतलब कितने लोग होंगे कि नहीं जिन। नहीं, फिनलैंड में नहीं, हाँ। पाकिस्तान स्पॉन्सर तो आपने पाकिस्तान से ही देखना है ना। अच्छा स्पॉन्सर यहीं से वो हो? स्पॉन्सर आपका कोई चाचू मामू दोस्त कोई भी हो सकता है। पाकिस्तान में कोई भी स्पॉन्सर पाकिस्तान मिल में सकता? जस्ट उसने अपने अकाउंट से जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में भेजनी है, और आप अपना सोर्स ऑफ इनकम उसने प्रोवाइड करना है। लेट्स ठीक सपोज है कि ठीक। मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी अच्छी है, 5-6 लाख मेरी सैलरी है, तो मैं किसी स्टूडेंट को मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ। ठीक हो गया, मैं समझ गया कि मैं मतलब पाकिस्तान में कोई भी फर्द जी मुझे स्पॉन्सर कर सकता है कि मैं जाऊं वहां पे फिनलैंड में पढ़ने के लिए। जी, यस। तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट आपने कितनी बताई? 9600 यूरो। 9600 यूरो, 9600 यूरो। यस। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल ऐसे ये मैनेज करना काफी आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए। में, ईजी है। फैमिली में या आसपास आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इतनी हम्म। अमाउंट आपको आसानी से। ठीक हो गया। लेकिन जी नाज़रीन, फिनलैंड के हवाले से हमारी बात तकरीबन मुकम्मल हो गई। और मुझे जो अवैस भाई से बात करके मुझे जो महसूस हुआ है वो यह है कि काफ़ी मुल्कों की निस्बत फिनलैंड ईजीएस्ट है। और 28 से 30 लाख तक रफली मेरा ख्याल है एक्सपेंडिचर है, क्यों जी? ऑलमोस्ट नॉर्मली वेरी करता है आपकी ट्यूशन फी पे। वेरिएशन इसमें होगी, मगर ये एक नॉर्मल जो है ना वो इतनी अमाउंट आपकी लगेगी। इंटरमीडिएट के बाद भी आप वहाँ पे जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी वहाँ पे जा सकते हैं। स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी है। जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी इनके ज़्यादा हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद जो वीज़ा स्टैंप होने की रेशियो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। 95 6 तक 6%, 95% 6% ये रेशियो है इसकी। तो काफ़ी। और फिर यह है कि कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है पाकिस्तान से, कोई भी बंदा आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करके तो आपको स्पॉन्सर दे सकता है और आप फिनलैंड जा सकते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और अगर आपका मूड बने और आपका इरादा हो फिनलैंड जाने का, तो दुनिया कंसल्टेंसी में ये अवैस भाई को पहचान लें, इनके ऑफिस आ जाए और इनसे बात कर लें, मज़ीद आपको गाइड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।